हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का दूसरा नाम होता है कोलिनर्जिक सिस्टम। ये आपकी बॉडी में उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए दायित्व लेता है जो कि बेसिकली आप कूलनेस और कामनेस की कंडीशन में होते हैं। जैसे कि अभी मैं एक मिडिएटेड स्टेट पे हूँ, या फिर मैं बोलूँ एक बैलेंस स्टेज पे हूँ, जिसमें मेरी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम दोनों एक्टिवेटेड है। जब आप रात को सोने जाते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम आपकी बॉडी में बेसिकली कूलनेस और कामनेस को प्रोड्यूस करने का रहता है। अब देखते चलिए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहाँ कहाँ से किस तरीके से हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में वेरियस ऑर्गन्स में किस तरीके से काम है, और रिसेप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कौन से नर्व से निकलते हैं। अब देखिए, जो भी अफेक्टिंग ऑर्गन्स है वो कनेक्टेड होगी ब्रेन से। तो ब्रेन से हमारी क्रेनियल नर्व्स है, सैक्रल नर्व्स है, रीजन्स कई सारे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है, वहाँ से इंक्लूड करके वहाँ से निकल के आपकी नर्व्स जो ऑर्गन्स तक जाती है। तो हमारे पास बेसिकली जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसमें इंक्लूडेड होती है क्रेनियल नर्व्स। कितनी नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स, जो कि 12 पेयर्स की रहती है। कितने पेयर्स की रहती है क्रेनियल नर्व्स? 12 पेयर्स की रहती है क्रेनियल नर्व्स, जिसमें से कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो क्रेनियल नर्व्स है वो रहती है 3, 7, 9 और 10। 3, 7, 9 और 10 आपको इसको याद करना है। यहाँ से 2015 और 2018 में क्वेश्चन यहाँ से आ गया है, लास्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो। देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा, जो जो क्रेनियल नर्व्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उनका डायरेक्ट रिलेशन होगा जो आप फर्दर एक्टिविटीज समझोगे। क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्यूलोमोटर के लिए, या फिर ये इसे हम ऑक्यूलोमोटर नर्व बोलते हैं। जो भी आइज की मूवमेंट है, किसी भी तरीके की आइज में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, जैसे प्यूपिल की जो मूवमेंट है, वो सारी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू। नेक्स्ट है आपका 3, 7 हो गई आपकी फेशियल नर्व्स। कौन सी होगी? आपकी फेशियल नर्व्स, जो कि आपके फेस रीजन में और नेक रीजन में ज़्यादातर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ नाइन्थ नर्व है, वो है ग्लॉसोफेरेंजियल। कौन सा है वो? ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी मूवमेंट्स ऑफ योर फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। बेसिकली फेरिंग्स और लैरिंग्स की मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपका सबसे लास्ट में है 10th नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10, दैट इज अ वैगस नर्व। कौन सी नर्व होती है ये? यहाँ पे वैगस नर्व होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक के फंक्शन के लिए, लंग्स के फंक्शन के लिए, और आपके बेसिकली स्मूथ मसल्स के फंक्शन के लिए। बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे स्मूथ मसल्स के फंक्शन के लिए। सो आई होप आपको ये क्रेनियल नर्व्स के चीज़ों को इन डिटेल आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब ध्यान से एक चीज़ सुनिएगा। अब जो जो यहाँ पे ऑर्गन्स मैंने आपको बताई, यहीं से हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटीज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी किस तरीके की देता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको एक्टिविटी देता है कूल करने की, या फिर स्लो डाउन करने की, सिस्टम को स्लो डाउन करने की, और आपकी बॉडी में ग्रोथ करने की। किसकी? ग्रोथ करने की। ठीक है, ये दो पॉइंट आपने कभी नहीं भूलने हैं जब मैं आपको अभी पूरा ये सारा लेक्चर डिलीवर करूंगा। सो क्रेनियल नर्व्स में हमारे पास सबसे पहले आ गया ऑक्यूलोमोटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आइज। किससे रिलेटेड होगा ये? आइज से रिलेटेड होगा। तो आइज में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? आइज में कंस्ट्रिक्शन करेगा। क्या करेगा? कंस्ट्रिक्शन, जिसे हम टेक्निकली मायोसिस बोलते हैं। मेडिकल टर्म जो होती है उसके लिए मायोसिस। मायोसिस इज अ कंडीशन वेयर योर प्यूपिल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। प्यूपिल बेसिकली आपकी आइज का वो पार्ट है जो लाइट को एंटर होने देता है और रेटिना की तरफ लाइट को भेजता है। देखिए, जो आपकी आइज है, आइज में जो प्यूपिल है, वो उसका एक बहुत ही मेजर रोल रहता है। जब आप किसी भी लाइट वाली जगह पे जाते हो, या फिर लाइट एकदम से पास आती है, तो प्यूपिल्स आपके डायलेट हो जाते हैं। प्यूपिल डायलेट होते हैं, साइज बढ़ाते हैं, ताकि मैक्स टू मैक्स लाइट आंखों के अंदर जाए। वहीं पे जब लाइट कम होती है, या फिर आपको बॉडी को रेस्टिंग कंडीशन में लेके जाना होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बॉडी, जो आपके आईज है,
उसको डायलेट कर देगी, क्या सॉरी कंस्ट्रिक्ट कर देगी, प्यूपिल का साइज क्या है कंस्ट्रिक्ट कर देगी। तो बेसिकली आइज पे जो एक्शन होगा वो क्या रहेगा, आइज पे एक्शन किस तरीके का रहेगा, यहाँ पे मायोसिस एक्शन जो कि है प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ किसका, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेशियल नर्व्स, फेशियल में हमारे पास यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करेगी, फेशियल नर्व्स क्या या फिर फेशियल मसल्स की यहाँ पे क्या होगी, रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होगी। अब देखिए अगर हम बात करें फेशियल की, तो फेशियल में कई हद तक आपके पूरा फेस इंक्लूडेड है। तो फेस में आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि इस एरिया पे आपके यहाँ पे बिलो द जॉ, इस एरिया पे यहाँ पे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, मैंने आपको एक चीज बोला, ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्रोथ का मतलब तो यहाँ पे ये हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सलाइवा की सिक्रीशन करा रहा है। सलाइवा में बेसिकली सलाइवरी अमाइलेस जो कि हमारी एंजाइम होती है और डाइजेशन में मदद करती है। तो एक तरीके से आपकी डाइजेशन भी इंक्रीज होगी या फिर डाइजेशन का जो कंटेंट है, एंजाइमेटिक कंटेंट, वो बढ़ेगा। इसलिए बोला जाता है रात को खाना खा के खाना अच्छा पचता है। क्यों और ज़्यादातर केसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि रात के टाइम पे एसिडिटी के जो केसेस है वो ज़्यादा आते हैं। बिकॉज क्योंकि रात के टाइम पे आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट करती है, जिस कारणवश एसिडिटी, एसिड का सिक्रीशन बढ़ता है। एसिड का सिक्रीशन अगर बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन हो रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइन्थ ग्लासोफेरेंजियल की। ग्लासोफेरेंजियल में बेसिकली आपके फूड पाइप, विंड पाइप से इंक्लूडेड है। मैं यहाँ पे ग्लासोफेरेंजियल और वेगस दोनों को इंक्लूड करके बोलूंगा और फंक्शंस आपको बताऊंगा। तो देखिए ग्लासोफेरेंजियल में सबसे पहले तो मैं अगर आपको बात बताऊँ तो यहाँ पे आपकी स्मूथ मसल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज बॉल मूवमेंट्स, इंक्रीज बॉल मूवमेंट्स, मतलब बॉल मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या करवानी है, डाइजेशन करवानी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करवानी है, डाइजेशन करवानी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लंग्स की, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लंग्स की, तो लंग्स में हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। अब ग्लासोफेरेंजियल है तो यहाँ का जो रीजन है, तो यहाँ पे हमारे हार्मोन्स भी होंगे, कई सारे हार्मोन्स की भी होगी। तो यहाँ पे ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो होगी, क्या होगी, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगी। ग्लैंड्स इंक्रीजेस इट्स सिक्रीशन। ये इंपॉर्टेंट चीज आई होप आपको क्लियर आउट हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लंग्स में, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की। लंग्स इंपॉर्टेंट है आपके पल्मोनरी सिस्टम के लिए, और लंग्स या फिर मैं बोलूँ आपकी ब्रोंकस, मेनली आपका ब्रोंकस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लंग्स की भी नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रोंकस सिस्टम की बात हो रही है। तो ब्रोंकस सिस्टम जो है हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबल है एयर के लिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अब ज़्यादातर आपने केसेस में देखा होगा कि रात के टाइम पे आपकी नोज ब्लॉक की कंडीशन आपको बहुत दिखती होगी। अगर हम थोड़ा सा रिलेटेबल लेके चले, नोज ब्लॉक की कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि रात के टाइम पे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर थोड़ा सा एक लिमिट से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो वो एक्सेस में कंस्ट्रक्शन करवाता है। यहाँ पे मैं अभी कोई भी पैथोलॉजिकल या फिर डिसऑर्डर स्टेट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल फंक्शनैलिटीज बता रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मल फंक्शनैलिटीज जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप ये कैसे जान लोगे कि ड्रग का एक्शन किस तरीके से होगा, ये वो एगोनिस्ट एक्शन कैसे देगी और एंटागोनिस्ट एक्शन कैसे देगी। तो वो चीज़ों के लिए हमें ये चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है, और इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथ के साथ जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, अगर हम कोई भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग देते हैं तो ध्यान रखते हैं कि पेशेंट अस्थमेटिक नहीं है, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट में पहले ही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, वहां पे ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस हुआ हुआ है। लेकिन अगर हमने ऊपर से पैरासिम्पैथोमाइमेटिक दे दी, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्सिबल होती है आपके बेसिकली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के लिए, क्योंकि रात को सोते टाइम आप भाग थोड़ी ना रहे हो गए, तो जितना अमाउंट की हमें एयर चाहिए उस हिसाब से हमारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ग्लैंडुलर मूवमेंट्स या फिर ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ भी होगी। क्या होगी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ। सो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपकी ग्रोथ होगी तो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस भी आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर मैं जीआईटी की बात करूँ, पूरे जीआईटी सिस्टम की, तो यहाँ पे हमारे जीआईटी सिस्टम में
डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जीआईटी सिस्टम में बेसिकली क्या हो जाएगा, जीआईटी सिस्टम में आपका जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है वो डाइजेशन इंक्रीज कराएगा, एंजाइम्स को ज़्यादा सिक्रीट करवाएगा और फूड की अच्छी एब्जॉर्प्शन करवाएगा। यहाँ पे बेसिकली ये रहेगी। और मूवमेंट्स, जो बॉल मूवमेंट्स होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और जीआईटी में, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है, जिसे हम देसी भाषा में बोलो तो पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, वो चीज़ें होगी आपकी ब्रोंको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि हमारी मसल्स पे क्या एक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, मसल्स पे बेसिकली रिलैक्सिंग एक्शन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी ज़्यादा मसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो आपकी स्मूथ मसल्स होगी उन पे अलग अलग एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि स्मूथ मसल्स अगर हम बात करें कि लंग्स में, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है। अगर हम वहीं पे बात करें कि हमारे पास जीआईटी में, तो जीआईटी में तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि वहाँ पे सिक्रीशंस बढ़ रही है। और एक और चीज़, हार्ट पे क्या एक्शन होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड बढ़ गया है। तो हार्ट पे आपका किस तरीके का एक्शन प्रोड्यूस होगा। हार्ट पे अगर हम देखें तो हार्ट में हमारे पास देखिए, हार्ट में बेसिकली प्रोड्यूस होगा डिक्रीज, मतलब आपकी हार्ट की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगी, आपकी हार्ट की एक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज आउट होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों डिक्रीज आउट होगी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ब्लड ज़्यादा पंप नहीं करना है। क्या करना है, आपकी बॉडी को ब्लड ज़्यादा पंप नहीं करने देना है, इसलिए वहाँ पे नॉर्मेलिटी होगी। नॉर्मल कंडीशन में ब्लड पंप होगा, तो यहाँ पे हार्ट रेट वो भी है, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई होप आपको क्लियर आउट हो गई होगी। अब नेक्स्ट चीज़ें अब देखते हैं कि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स है, अब ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम देखें तो हमारे पास 3, 7, 9, 10, और साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम सिर्फ क्रेनियल नर्व से नहीं निकलता है, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्रेनियल नर्व से नहीं निकलता है, वो साथ के साथ आपके सैक्रल रीजन से भी निकलता है। कौन से रीजन से निकलता है, सैक्रल रीजन से। इसलिए हम इस सिस्टम को क्रेनियोसैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। तो सैक्रल सिस्टम, जो आपका लोअर बैकबोन का जो पोर्शन होगा उसे हम बोलेंगे सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन में जो नर्व्स होगी वो S2, S3 और S4 रहेगी। कौन सी रहेगी, S नंबर 2, S नंबर 3 और S नंबर 4, जो कि आपकी यहाँ पे स्मूथ मसल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है। ज़्यादातर जो काम है वो क्रेनियल नर्व्स का रहता है। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली है। इसलिए हम पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को क्रेनियोसैक्रल रीजन भी बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं इसे, क्रेनियोसैक्रल रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होगी। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कि हमारा जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है कि वहाँ पर रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, और एक पर्टिकुलर रिसेप्टर आपकी पर्टिकुलर ऑर्गन पे किस तरीके का एक्शन देगा। अब देखिए, रिसेप्टर को पढ़ने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो किस तरीके के। देखिए, एक चीज़ है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गैंग्लिया। क्या होती है हमारे पास, गैंग्लिया। गैंग्लिया बेसिकली एक क्या होता है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, जहाँ पे कई सारे न्यूरॉन्स मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम गैंग्लिया बोलते हैं। गैंग्लिया में जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो हमेशा एसिटाइल कोलिन रहेगा। कौन सा रहेगा मेजरली, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम और सिंपथेटिक सिस्टम में ये जो नर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन और लेंथ है वो डिफरेंशिएट करती है। अभी हम पैरासिम्पथेटिक सिस्टम कर रहे हैं, तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में आपके पास बेसिकली ये हो गया गैंग्लिया। गैंग्लिया से पहले आने वाला न्यूरॉन हो गया आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन हो गए ये आपके, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और गैंग्लिया के बाद आने वाले न्यूरॉन हो गए आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। कौन से हो गए, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में आपके पास जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये कुछ न्यूरॉन है आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हो गई इसकी माइलिन शीट, ये हो गया एक्सॉन। थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाइएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो लॉन्ग होता है। क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है,
लॉन्ग होता है, और जो ये हो गया आपका गैंग्लिया, जहाँ पे कई सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और क्या हो गया, जो आपका यहाँ से अब न्यूरॉन निकलेगा, ठीक है, अब यहाँ से जो न्यूरॉन निकलेगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो अफेक्टर ऑर्गन है, यहाँ पे जो भी ऑर्गन है वहाँ जाके जो भी एक्शन देगा, क्या होगा, वहाँ जाके जो भी एक्शन देगा वो ये वाला जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो रहता है शॉर्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया था कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कैसा होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की लेंथ छोटी होती है यहाँ पे, और जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ पे जो लेंथ होती है वो लंबी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करके रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा, जो भी ट्रांसमिशन होगा वो किसकी मदद से होगा, न्यूरोकेमिकल्स की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा, न्यूरोकेमिकल की मदद से होगा। अब जो न्यूरोकेमिकल हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है वो रहते हैं हमारे पास बेसिकली एसिटाइल कोलिन। कौन सा रहेगा हमारे पास, बेसिकली ACH, जिसे हम क्या बोलते हैं, ACH, जो कि रहता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब आप एक चीज सोच रहे होगे कि ये गैंग्लिया में भी है, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में है। हाँ जी, ये दोनों सिस्टम में रहता है, गैंग्लिया में भी। गैंग्लिया चाहे जहां मर्जी की हो, चाहे वो प्री सिनेप्टिक सॉरी सिंपैथेटिक की हो, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक की, गैंग्लिया में हमेशा एसिटाइल कोलिन ही प्रेजेंट रहता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें एसिटाइल कोलिन मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। वहीं पे जो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है उसमें मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन रहते हैं। उसमें जो एसिटाइल कोलिन है वो रहता है लेकिन माइनर फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है हमारे पास, माइनर फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या बोलनी है कि हमारे पास पर्टिकुलर कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन कौन से क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रिसेप्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट है, उस चीज को हमने कवर करना है। तो यहाँ पे क्लियर आउट कर देते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में दो टाइप से रिसेप्टर्स होते हैं। एक होते हैं आपके निकोटिनिक रिसेप्टर, कौन से, निकोटिनिक रिसेप्टर, और दूसरे होते हैं आपके पास मस्करेनिक रिसेप्टर, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स। अब देखिए जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ज्यादातर आपके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं ये, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। वहीं पे जो आपके मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके GPCRs, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर की अगर बात करें तो ये दो टाइप से आ जाते हैं आपके पास, NM एंड NN। NM का मतलब होता है न्यूरोमस्कुलर। क्या होता है इसका मतलब, न्यूरोमस्क्यूलर, मतलब ऐसा न्यूरॉन जो मसल से डायरेक्ट कनेक्टेड है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर। और यहाँ पे आपके निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। वहीं पे NN क्या सा हुआ, जो न्यूरोनल रहता है, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो अटैचमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरोनल रिसेप्टर्स। जो उनमें अट्रैक्शन हो रही है वो उनकी वजह से हो रही है, न्यूरोनल रिसेप्टर्स की। यहाँ पे दोनों किस तरीके से हो गए, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हो गए। अब बात करते हैं मस्करेनिक की, ध्यान से सुनिएगा, मस्करेनिक इंपॉर्टेंट है। मस्करेनिक रिसेप्टर आपके 5 प्रकार से होते हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। M1, M2, M3, M4 और M5। सबसे पहले बात करते हैं M1 रिसेप्टर की। कौन से रिसेप्टर की, M1 रिसेप्टर। जो आपके पास M1 रिसेप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आपके हार्ट पे, ठीक है, आप सॉरी, M1 रिसेप्टर हार्ट पे नहीं, इज प्रेजेंट इन योर GIT एंड योर CNS। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, GIT और CNS पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ पे प्रेजेंट है वो, GIT एंड बेसिकली CNS में भी कई हद तक होता है, लेकिन आपके बेसिकली सबसे ज़्यादा ही GIT में होगा। GIT में भी कहाँ भी आपका हो गया, स्मूथ मसल्स पे। कहाँ पे ये, स्मूथ मसल्स पे, ठीक है, बेसिकली जो स्मूथ मसल्स है। और आपकी CNS में भी कई हद तक प्रेजेंट होता है।
M2 रिसेप्टर जो है हमारे पास, कौन सा रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके हार्ट पे। कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके हार्ट पे और CNS पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, CNS पे। CNS पे कम एक्शन है। अब आ जाओ यहाँ पे M3। M3 की वाइड रेंज है। M3 प्रेजेंट होता है आपका आइस पे, ठीक है। M3 प्रेजेंट होता है आपके ब्लैडर पे। कहाँ पे, आपके ब्लैडर पे, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे होता है ये, ब्रोंकस में प्रेजेंट होता है आपके। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रोंकस में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, आपके ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आइस, ब्लैडर, ब्रोंकस एंड ग्लैंड्स, यहाँ पे जो हमारा M3 रिसेप्टर है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और GIT में भी प्रेजेंट है, ठीक है। M4 और M5 दोनों CNS में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो क्लिनिकल यूजेज है वो काफ़ी कम है। इनकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी कम है। तो हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है M1, M2 और M3 पर। अब देखिए M1, M2 और M3 तीनों के तीनों आपके GPCR है। क्या है, GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है। अब जो यहाँ पे किस तरीके से है, कौन से रिसेप्टर्स है, सॉरी किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है यहाँ पे। देखिए जो आपके पास M1 रिसेप्टर है, GPCR है ये। अब GPCR है तो मतलब जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। और जी प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, एक हो गया GI हो गया, G0 हो गया, GQ हो गया, ठीक है, और GS हो गया। GI और GS रिस्पॉन्सिबल है साइक्लिक एम्प पाथवे के लिए। कौन से पाथवे के लिए, साइक्लिक एम्प। अगर GI है, G इनिबिटरी है, तो वो होगा साइक्लिक एम्प कम हो रहा है। अगर GS है, G स्टिमुलेटरी है, तो साइक्लिक एम्प बढ़ रहा है यहाँ पे। और G0 है तो हमारा वो आयन चैनल हो गया, मतलब कि GPCR से आयन चैनल की मूवमेंट ओपनिंग हो रही है। और GQ से हो गया आपका IP3 डैग पाथवे। कौन सा, IP3 डैग पाथवे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर, जो M3, M1, M3 और M5 है, ये रिस्पॉन्सिबल है GQ पाथवे के लिए। कौन से पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, GQ पाथवे। M1, M3 और M5 ये रिस्पॉन्सिबल है आपके GQ पाथवे के लिए। अब जो बचा आपका M2 और M4, ये होते हैं आपके GI। कौन से पाथवेज हो गए ये, GI पाथवे। तो आपको ये चीज यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। अब इनका एक्शन क्या क्या होगा GIT में, इंक्रीज बॉल मूवमेंट्स, इंक्रीज सिक्रेटरी मूवमेंट, स्मूथ मसल्स पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्ट पे भी ये ब्रैडिकार्डिया प्रोड्यूस करेगा, हार्ट रेट स्लो डाउन करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये आपकी आइस पे क्या करेगा, आइस पे आपके मायोसिस प्रोड्यूस करेगा। और क्या क्या चीज़ें करेगा, आपके पास ब्लैडर में कंस्ट्रिक्शन करेगा, स्पिंक्चर टोन मसल्स की कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिससे कि यूरिनेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास ब्रोंकस में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देगा। और नेक्स्ट ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर सिक्रीशंस बढ़ाएगा। और GIT में हमारे पास ये बॉल मूवमेंट्स को इंक्रीज करेगा। और अगर हम बात करें NM और NN की, तो NM में मसल रिलैक्सेशन होगी, न्यूरल में हमारे न्यूरॉन्स की रिलैक्सेशन होगी। बेसिकली ये ज़्यादातर जो हमारा कंसेप्ट, जो फोकस रहेगा वो रहेगा M1, M2, M3 और M4 मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर। सो आई होप आपको यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी, सिस्टम प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें क्लियर आउट आसानी से हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड